मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, नमस्कार। आज 11 बजे हमने हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हमें एक नई राह बताई। यह उन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि हमारे देश में हमने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है। मुझे आज भी याद आती है 23 मार्च की रात, जब मैंने रात को 9 बजे शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री पद की। देश के लिए वो संकट काल था, क्योंकि 24 मार्च से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। लेकिन मेरे लिए वो संकल्प काल था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप सबके सहयोग से कोरोना से लड़ने का संकल्प। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी कोरोना योद्धाओं को, जिन्होंने पूरे समर्पण से, पूरे परिश्रम से अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों की जान बचाई है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यह आपके सहयोग का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना को हम ढंग से कंट्रोल कर पाए। यह बात सही है कि पॉजिटिव पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, ये कुछ दिन और आएंगे। लगातार पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह भी शुभ लक्षण है कि रिकवरी रेट, मतलब ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज 31 मई को जो कोरोना की रिपोर्ट मध्य प्रदेश की आई है, कुल पॉजिटिव केस 198, लेकिन जो स्वस्थ होकर गए हैं वह 398। जितने पॉजिटिव आते हैं लगभग उतने ही, कई बार उससे भी ज्यादा अब स्वस्थ होकर जाते हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है 1 मई 2020 को, रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने की दर केवल 19% थी। आज बढ़कर 60% हो गई है। मैं सभी कोरोना योद्धाओं को फिर बधाई देता हूं। उनकी मेहनत से, परिश्रम से रिकवरी रेट बढ़कर 3 गुना हो गई है। हमने सर्वे, स्क्रीनिंग, सैंपल, टेस्टिंग, आइसोलेशन, इलाज का प्रबंध, अस्पतालों की व्यवस्था सब ऐसी की है कि जिसके सुपरिणाम अब धीरे धीरे आ रहे हैं। टेस्टिंग की क्षमता जो केवल 60 थी जब मैं मुख्यमंत्री बना, अब बढ़कर 100 गुना बढ़कर 6000 हो गई है। इस बीच हमने एक और काम किया है, फीवर क्लिनिक्स खोलने का। हर व्यक्ति अस्पताल क्यों जाए? अगर सर्दी जुकाम साधारण कोई बात है तो
तो फीवर क्लिनिक में जाए, अगर जरूरत होगी चेकअप के बाद तो अस्पताल भेजे जाएंगे, अन्यथा दवा देके घर भेज दिए जाएंगे। अस्पतालों का बोझ कम होगा। 1500 फीवर क्लिनिक अभी काम कर रहे हैं। लगातार हम इनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे ताकि अस्पतालों का बोझ कम हो। हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के भी इस बीच में अनेकों प्रयास किए हैं। आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, अपना काढ़ा, प्राणायाम, इससे भी रोग को नियंत्रित करने के लगातार उपाय किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना का संकट हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट सा कर गया। हमारे कई प्रवासी मजदूर भाई और बहन जो अलग अलग प्रदेशों में काम के लिए गए थे, उद्योग धंधे, काम, रोजगार बंद हो जाने के कारण उनको अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा। हमने मध्य प्रदेश में बसों से, ट्रेनों से अपने प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, उनके घर पहुंचाया। और केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश तो देश का दिल है। अगर हमारे प्रदेश की धरती पर भारत मां का कोई भी नागरिक किसी भी कोने से आया, महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल के लिए निकला तो हमने उसको फिर पैदल नहीं चलने दिया। बसों की व्यवस्था की, भोजन, चाय, नाश्ता। धन्य मेरे मध्य प्रदेश की जनता, आप सब। कई जगह प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संगठनों ने उनके पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश जैसे सेवा करने निकल पड़ा। लेकिन एक और संकट है, वापिस तो आ गए, रोजगार कहां प्राप्त करें। हमने श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत लगभग 5,40,000 नए जॉब कार्ड बने हैं और आज 23,40,000 से ज्यादा मजदूर पूरे प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमने एक अभियान और प्रारंभ किया है। वो अभियान है स्किल मैपिंग का अभियान। मतलब हमारे कई प्रवासी मजदूर भाई और बहन जिनके हाथों में हुनर है, जो कुशल मजदूर है, उनको काम आता है, हम उनकी सूची बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ये कुशल मजदूर और दूसरी तरफ वो कल कारखाने, अधोसंरचना के क्षेत्र में होने वाले काम जिनमें कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता है वो कल कारखाने, अधोसंरचना का काम करने वाले अपनी आवश्यकता इस पोर्टल पर दर्ज कराएंगे और जिनको काम चाहिए उनकी सूची होगी। तो जिनको काम चाहिए और जो काम देने वाले, रोजगार देने वाले, उनके बीच सेतु बन जाएगा ये पोर्टल, रोजगार सेतु। मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम आपको रोजगार उपलब्ध कराएं। मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों, हम एक फैसला और कर रहे हैं कि अब कोई मजदूर अगर बाहर के प्रदेश में काम करने जाएगा तो ये जरूरी होगा कि वो कलेक्टर के पास एक व्यवस्था हम बना रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करवा कर जाए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे प्रदेश का कौन मजदूर भाई बहन कहां है, ताकि हम उनका
ध्यान रख सकें। हम प्रवासी मजदूर कमीशन भी बनाने जा रहे हैं दीर्घकालीन समाधान के लिए। हर एक ये चाहता है कि उसके प्रदेश में, गांव के आसपास ही अगर उसे काम मिल जाए तो क्यों बाहर जाना पड़े। एक नया प्रयास हम प्रारंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाना है, यहां लोकल ही काम मिल जाए। इसके लिए कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योगों का जाल बिछे और वहां मेरे मजदूर भाइयों और बहनों को काम मिल जाए। इस अभियान पर भी हम लगेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, संकट की इस घड़ी में महिला स्व सहायता समूहों ने कमाल का काम किया है। मास्क बनाने के काम में लगी है मेरी बहनें, और ये काम लंबे समय तक चलेगा। उनके बनाए हुए मास्क प्रदेश की सरकार खरीद लेती है, उनको रोजगार मिलता है, लोगों को मास्क मिलते हैं। हमने फैसला किया कि हम स्कूल की जो यूनिफॉर्म इस साल बनने वाली है वो अपनी बहनों से ही बनवाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि इसके कारण उनके खाते में जाएगी। हम पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में देते हैं वो भी इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनवाएंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपए का काम मिलेगा और मेरी बहनों की आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मेरी बहनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक लिंकेज, कम ब्याज लगे इसके लिए योजना, वो मैं जल्दी लाने वाला हूं। लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरे वो व्यवसायी भाई और बहन, छोटे व्यवसायी, गुमटी में, हाथ ठेले में, फुटपाथ पर रखकर सामान बेचने वाले, इनके काम धंधे कई दिनों से ठप पड़े। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। जल्दी हम रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं ऐसे बहनों और भाइयों का। हाथ ठेले, फुटपाथ, छोटी गुमटी, नाई भाई, दर्जी भाई, छोटे छोटे व्यवसाय में लगे लोग जिनका काम धंधा चौपट हो गया है, उनको 10,000 रुपए तक की राशि बैंकों से दिलवाएंगे और उसकी गारंटी हम लेंगे लोन चुकाने की। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 7% ब्याज भी हम भरेंगे। उनको सब्सिडी की योजना भी बना रहे हैं। चिंता मत करना, भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके काम धंधे फिर से खड़े हो जाएं और आपकी जिंदगी को फिर रफ्तार मिले। हमने संकट की इस घड़ी में अपने किसानों को सहयोग देने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरे अन्नदाता बहनों और भाइयों, बाकी उद्योग ठप हो गए, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं, अन्न के उत्पादन के सारे रिकॉर्ड आपकी मेहनत ने तोड़ दिए। गेहूं का बंपर उत्पादन, मैं जब मुख्यमंत्री बना, गेहूं खरीदी की पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। आनन फानन में व्यवस्थाएं खड़ी की गई। अंदाज हमारा था पिछले साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। 100 लाख मीट्रिक टन के बारदाने, व्यवस्थाएं, भंडारण। लेकिन अन्नदाताओं कमाल कर दिया आपने तो। अब तक 1,22,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। चारों तरफ गेहूं गेहूं, रखने का स्थान नहीं है।
लेकिन वो चिंता ना करें। जिन जिलों में खरीदी देर से शुरू हुई और पूरी नहीं हो पाई, उनकी तिथि जिलों की आवश्यकता के हिसाब से हम बढ़ा देंगे। अगर किसी जिले में कोई केंद्र खरीदी में कोई किसान शेष होगा तो उसके गेहूं को भी खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन केवल गेहूं नहीं, गेहूं के साथ साथ चना, मसूर, सरसों, इसकी खरीद भी चालू है। हमारे बुंदेलखंड में विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर जैसे जिलों में भी चने के साथ थोड़ा तिवड़ा आ गया। अब तिवड़ा खेसरी दाल कहलाता है। स्वास्थ्य विभाग उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है, इसलिए तिवड़ा मिश्रित चने की खरीद नहीं हो पाई। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2% तक तिवड़ा अगर होगा तब उसकी खरीदी की अनुमति दी जाएगी। इसलिए वो खरीदी भी हम प्रारंभ करेंगे। एसएमएस आपके पास आएंगे। चूंकि देर होगी इसलिए इस खरीदी की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। 30 जून के काफी पहले निपटा लेंगे, क्योंकि 15-20 के आसपास मानसून आने वाला है। लेकिन कोई रह जाए तो 30 जून तक खरीदेंगे। हमने ये फैसला भी किया है, किसानों को केवल 0% ब्याज पर ही कर्ज दिया जाएगा। बाकी राशि हम भरते हैं अपने खजाने से। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। आज 31 मई है। कई किसान चिंतित थे कि अभी खाते में गेहूं की खरीदने के बाद पैसा नहीं आया। चना, मसूर, सरसों की खरीदी चल रही है। ऐसे में कर्ज नहीं चुकाए तो ओवरड्यू हो जाएंगे, ब्याज ज्यादा लगेगा। अब वो ऋण चुकाने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर रहे हैं, ताकि आपको 0% ब्याज का लाभ लगातार मिलता रहे। और जिन किसानों का सहकारी बैंकों का लोन था, आधी राशि गेहूं की खरीद के बाद काटने की व्यवस्था थी, उसमें भी ये फैसला पहले ही कर लिया कि तत्काल उनको 0% ब्याज पर आधी राशि फिर वापस मिल जाए, तो नगद की कमी उसको ना हो। ब्याज तो अब हम चुकाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसकी हर संभव कोशिश हमने की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण व्यवसायियों के व्यवसाय ठप है। लेकिन दुकान में बिजली तो जली नहीं, दुकान चली नहीं, फिक्स चार्ज आ गए। हमने उसका भी रास्ता निकाला है। सभी गैर घरेलू, गैर उद्योग की निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के फिक्स चार्जों की वसूली हमने स्थगित कर दी है। अक्टूबर माह से 6 किस्तों में बिना ब्याज के जब व्यवसाय चल जाएगा तब उसकी वसूली होगी। लगभग 12 लाख व्यवसायी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि की वसूली स्थगित की जा रही है। ऐसे घरेलू उपभोक्ता
घरों में बिजली जलाने वाले, जिनके बिजली के बिल अप्रैल माह में 100 रुपए से कम आए थे, किंतु मई जून जुलाई माह में जिनके 100 से अधिक आए, ये 100 रुपया बिजली का बिल देने वाले, संबल के हितग्राही, इनके भी काम धंधे ठप रहे। इसलिए 2 महीने मई और जून का बिल उनसे 100 रुपए के स्थान पर केवल 50 रुपया लिया जाएगा। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे। उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा। जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे, जुलाई में परिस्थिति का विचार करके फैसला लेंगे। अंतरराज्यीय बसें, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ